कभी आपने 10th में देखा होगा यार केमिस्ट्री मेरी एक पार्ट में होती थी, समझ रहे हो, साइंस होती थी पूरी। अब क्या होगा, अब केमिस्ट्रीज के कुछ पार्ट्स डिवाइड होंगे, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सारी चीजें आपको एक साथ पढ़नी होंगी, तो इसलिए बिल्कुल ना घबराएं। 10th है, धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं, आपका माइंड भी बहुत अच्छे से डेवलप होगा। चीजों को बस ध्यान से पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें टाइम टू टाइम, और आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। तो इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें, आपको वीडियो गाने की तरह नहीं देखने हैं, ठीक है। कॉपी निकालिए, अपनी पेन निकालिए, प्रैक्टिस करिए, आपके डाउट्स जो हो आप उन्हें नोट करिए, ठीक है ना। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आपके डाउट्स को सॉल्व किए जाएंगे, ठीक बच्चों। तो चलो आज हम शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक पार्ट लेने वाला हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। वन ऑफ द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, वन इज फिजिकल, सेकेंड इज इनऑर्गेनिक एंड थर्ड इज ऑर्गेनिक, ठीक है। तो वन ऑफ द पार्ट इज केमिस्ट्री, इट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। यहां पर हम जितनी बात करने वाले हैं वो सब हम कार्बन की बात करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं बच्चों? क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या बच्चे होते हैं? हाइड्रोकार्बन। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या हो बच्चों? ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं और हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। क्लियर? तो हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकते हैं। अब सोचो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुई भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जो हम पढ़ेंगे वही तो केमिस्ट्री है। एक्चुअल में केमिस्ट्री क्या होती है? किसी भी चीज के बारे में जानना, अंदर तक उसे खोजना, वो क्या होती है? केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? बॉन्डिंग। हमारे भी जितनी अच्छी केमिस्ट्री बनेगी उतनी अच्छी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के सब्जेक्ट्स को समझ पाएंगे, आपकी प्रॉब्लम समझ में आएंगी और आपको ये सब्जेक्ट्स समझ में आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और इन्हीं के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब आपको समझ में आया कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। यहां पर हम मेनली जो बात करने वाले हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन। वो क्या है? बात यहीं से शुरू होती है, हाइड्रो और कार्बन। मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन एंड कार्बन से जो भी चीजें मिलकर बनी होंगी वो क्या होंगी बच्चों? हाइड्रोकार्बन होंगी। बात करते हैं डेरिवेटिव। बच्चों डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई आर कंटेनिंग ग्रुप है। यहाँ आर क्या है बच्चों? अब आप पढ़ेंगे यहाँ पर आर ग्रुप। आर ग्रुप क्या होते हैं? कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। कैसे ग्रुप? कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। कार्बन कंटेनिंग ग्रुप जो होते हैं बच्चों उन्हें हम कहते हैं आर ग्रुप, ठीक है ना। अब सोचिए बच्चों, आर ग्रुप से अगर कोई ग्रुप अटैच हो जाए, लेट सपोज अगर मान लीजिए यहां से हेलोजन अटैच हो जाए। आप सबको हेलोजन के बारे में पता होगा। हेलोजन क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो बात करते हैं बच्चों हेलोजन ग्रुप की। तो मान लीजिए अगर मेरे इस आर ग्रुप के साथ हेलोजन जुड़ जाता है तो इसे हम बोलते हैं बच्चों हेलो डेरिवेटिव या हेलोजन डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव। क्लियर? तो बताओ आर से एक्स जुड़ गया भाई, आर तो है ही, और आर में क्या है बच्चों? आर में है हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। तो हो सकता है कोई हाइड्रोजन हटा हो और वहां पर एक्स अटैच हुआ हो। अगर आर के साथ एक्स जुड़ रहा है इसका मतलब वो भी एक डेरिवेटिव है। आर के साथ OH जुड़ रहा है, ये भी एक डेरिवेटिव है। आर के साथ NH2 जुड़ रहा है, ये भी एक डेरिवेटिव है। तो आपको समझ में आया कि डेरिवेटिव का यहाँ क्या मतलब है। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कार्बन की। किसकी बात करने वाले हैं? कार्बन की। एक बार आप कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में अच्छे से जान लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हम किस किस की चीज पढ़ाई करने वाले हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें कार्बन के बारे में बहुत अच्छे से जानना है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी शो करता है, इन सब चीजों के बारे में हमें जानना होता है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बढ़िया एकदम एनर्जी के साथ, मस्त एकदम, ठीक है ना। चलो चलो भाई शुरू करते हैं। कॉपी पेन उठाओ एकदम मस्त और शुरू करते हैं यहाँ पर कार्बन के बारे में बात करने में, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं यहां पर कार्बन, आप सबको पता होगा कार्बन सी कंटेनिंग ग्रुप,
कार्बन आपको सबको पता है, 9th-10th में आप पढ़कर आए होंगे। अच्छा बच्चों, कार्बन की वैलेंसीज कितनी होती है? अगर मैं वैलेंसी ऑफ कार्बन की बात करूं, वैलेंसी ऑफ कार्बन की बात करूं, तो बच्चों वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होती है आप सबको पता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 6। अगर मैं 6 को थोड़ा डिवाइड करूं तो 2,4 में डिवाइड होगा बच्चों। ये जो 4 डिनोट कर रहा है, ये एक्चुअल में क्या दिखाता है? आपकी आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? 4। अब मान लो 4 के 4 ही पेयर कर रहे हैं किसी चीज के, तो बताओ कार्बन की वैलेंसी के बारे में अगर हम बताएं तो वो हम क्या बता सकते हैं? इसकी वैलेंसी, इसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों? तो मैं कह सकता हूँ इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। वैलेंसी का मतलब समझ सकते हो, उसके 4 पैर हैं या उसके 4 अंग हैं जो एक दूसरे को चीजों को जोड़ रहे हैं, वही है क्या? वैलेंसी। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या कार्बन और हाइड्रोजन अगर जुड़ेंगे तो क्या एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन से ज्यादा ग्रुप हो सकते हैं या नहीं? मुझे आप बताओ भाई। जिसके पास जितनी चीजें जोड़ने के लिए पैर होंगे या अंग होंगे उतनी ही चीजें जोड़ पाएगा वो। क्लियर बात है। तो मुझे बताओ, जब कार्बन की वैलेंसी 4 है तो ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ सकता है? मैक्सिमम 4 जोड़ सकता है। अगर मान लो किसी कार्बन के साथ एक कार्बन मैंने जोड़ दिया, अब कितनी वैलेंसी इसकी बची बच्चों? इसकी वैलेंसी 1 तो बिजी हो गई, बाकी बची 3, और बाकी बची 3 क्या होंगी बच्चों? हाइड्रोजन होंगी। क्या होंगी? हाइड्रोजन होंगी। वैसे ही मुझे बताओ इनके पास भी कितनी वैलेंसी होंगी? 3, क्योंकि एक वैलेंसी तो बिजी है, बची 3 वैलेंसीज क्या होंगी? हाइड्रोजन होंगी बच्चों। तो इस तरीके से हम कार्बन के बारे में बताते हैं। चलिए एक बात करते हैं वैलेंसी के अलावा। मान लीजिए मैंने वैलेंसी सीख के समझ में आ गई वैलेंसी क्या होती है। आप सबने 9th या 10th में पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ा होगा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? यहां पर आपने पढ़ा होगा कि sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, कैसे होते हैं हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा सा हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कार्बन के पास कितने आउटर मोस्ट सेल में, मैं मान सकता हूँ कितने? 6 को मैं कैसे लिखता हूँ? अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हो लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कैसे लिखते हैं बच्चों? 1s2, 2s2, 2p2, यही तो लिखते हैं। तो बताओ बच्चों 1s2, 2s2, 2p2, क्या मैं कह सकता हूं कि कार्बन के पास अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ क्या p ऑर्बिटल में अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करूं तो क्या p इलेक्ट्रॉन में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आपको पता है p ऑर्बिटल उसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। आप सबको पता है शेल के बारे में, आपने इनऑर्गेनिक में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो बताइए अगर मेरे पास यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता तो मुझे पता है कि S ब्लॉक में क्या है भाई, सेल नंबर क्या है? 2 है। तो यहाँ पर बताओ S ब्लॉक में क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप है, P में कितने हैं? 2 यहाँ पर भी है। तो बताओ अगर मुझे इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता या इनका हाइब्रिडाइजेशन करना होता तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है वो ऐसे 4 बॉन्ड जोड़ना चाहेगा, और 4 बॉन्ड जोड़ने के लिए बताओ अगर मुझे किसी को जोड़ना है तो मैं, ऐसा तो है नहीं कि एक को मैं बहुत एनर्जी दूं, एक को मैं कम एनर्जी दूं, ऐसा तो है नहीं। जब सेम एटम को हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ एनर्जी कैसी होगी बच्चों? सेम होगी। और अगर आप बात करें तो बच्चों मुझे बताओ ये है p ऑर्बिटल, ये है s, तो क्या इन दोनों में एनर्जी सेम होगी? नहीं होगी। अब जब सेम नहीं होगी तो कैसे जोड़ेंगे यार, ये सोचने वाली बात है। तो मुझे बताओ क्या इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं? 4 बॉन्ड है, मैक्सिमम 4 बना सकता है। लेकिन यार p ऑर्बिटल में ध्यान दो तो यहाँ तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन को जोड़ सकता है। कैसे करेगा बताओ अब ये? तो ये क्या करता है बच्चों? ये अपने ग्राउंड स्टेट से, ये कौन सा स्टेट माना जाता है? ग्राउंड स्टेट। ये अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड होते हैं अगर आप तो आप क्या करते हैं? आप उछलते हैं। जब आप एक्साइटेड होते हैं तो क्या करते हैं? उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, खेलने लगते हैं। वैसे ये क्या करता है? ये भी उछल के इस p ऑर्बिटल को क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बाद क्या s के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेंगे? p के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है एक्स्ट्रा, तो यहाँ 3 आ गए। यार अभी भी देखो तो p के पास क्या है? 3 है। s के पास क्या है? 1 है। तो बताओ अभी भी तो कार्बन को कितने जोड़ने हैं? 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं ना।
लेकिन यहां कितने हाइड्रोजन जोड़ सकता है मैक्सिमम? वो 3 ही जोड़ सकता है। 4 कब जोड़ सकता है? जब ये S के साथ क्या कर ले, एक बॉन्डिंग कर ले, एक साझा कर ले। अब साझा ऐसा करेगा कि भाई साहब ऐसा साझा करो कि सब एक ही लेवल में आ जाए, तो इसने नाम दिया S। P के कितने हैं? 3, तो इसे भी हमने बाद में बोला sp3, इसे भी बोला sp3, इसे भी बोला sp3 और इसे भी बोला sp3। तो अब क्या हुआ, इसके बाद अगर ध्यान दो तो अब क्या हुआ बच्चों, ये जो ग्रुप थे अब ये एक साथ जुड़ चुके हैं। एक साथ जुड़ चुके का मतलब क्या हुआ, अब कितने पेयर जुड़ सकते हैं? 4, और 4 के 4 क्या होंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब बताओ, तो मैं क्या इस हाइब्रिडाइजेशन को लिख सकता हूं कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्लियर है क्या? समझ में आया कैसे ये sp3 जनरेट हुआ? आपने तो ये सुना होगा कि CH4 sp3 में रहता है, लेकिन जनरेट कैसे हुआ ये निकलता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। क्लियर कट साथ समझ में आ रही है? बहुत अच्छे समझ में आ रही है। तो मुझे बताओ, अगर कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है और वो ऐसे 4 कार्बन से जुड़ा है, तो मैं यही समझूंगा कि यार कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? कार्बन बना रहा है 4 बॉन्ड, और 4 का मतलब क्या हुआ, एक S का P3, तो क्या बोलोगे? sp3। क्या ये कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। अच्छा, यहां पर कार्बन तो जुड़े नहीं है, अगर ध्यान दो तो इस कार्बन के पास क्या होगा भाई? कार्बन से तो एक ही बॉन्ड है ना, तो भाई बचे हुए बॉन्ड क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। और बचे हुए बॉन्ड हाइड्रोजन होंगे, तो बताओ ये कार्बन ने भी क्या किया? 4 बॉन्ड बनाया, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। वैसे ही इसका भी क्या होगा? sp3। अब किसी ने कहा सर ये तो एक ही बॉन्ड बनाया है। अरे एक बॉन्ड तो वो दिखा रहा है, बना तो वो 3 हाइड्रोजन के साथ भी रहा है, जो इसने दिखाया नहीं है, इसे हम शो नहीं करते हैं। अभी मैं आपको फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, डैश फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर्स फॉर्म क्या होता है और लाइन फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना? अभी मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें। तो मुझे बताओ ये कार्बन सब कितने में होंगे? सारे के सारे हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। तो क्लियर समझ में आया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम निकालते हैं? क्लियर कट समझ में आई? चलो बात करते हैं कुछ और। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही भाई? चलो अब इसमें हम बात करते हैं कुछ और हाइब्रिडाइजेशन की। जैसे मान लो मेरे पास अभी तक मेरे पास क्या था, सिंपल C सिंगल बॉन्ड सिंगल था, मतलब CH3 एंड CH3। मैं आपसे पूछता कि हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाइब्रिडाइजेशन बताओ कि यहां पर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, तो क्या देखोगे कि ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, इसके साथ क्या टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड कितने बना रहा है? 4। तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ? S1 और P3, क्या बोलोगे? sp3। मान लो बच्चों यहीं पर एक डबल बॉन्ड आ जाता, इसे बोलते हैं बच्चों पाई बॉन्ड। इसे हम क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। अगर कोई पूछे C सिंगल बॉन्ड C, इसे क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। अभी आप इनऑर्गेनिक में ये सारी चीजें जब स्टार्टिंग में आपको पढ़ाई जाएंगी ना, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो सब चीजें आपको बताई जाएंगी कि क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, कैसे ओवरलैपिंग करता है। अगर मैं ओवरलैपिंग की थोड़ी सी बात करूं, यहाँ पर अपने डिस्कस किया है, तो समझ लो कि कैसे होता है। एक्चुअल में क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं भाई। एक तो s ऑर्बिटल होता है जो क्या होता है? स्फेरिकल होता है। p ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है? डम्बल होता है। तो इसी ये कौन सा ऑर्बिटल है? s। ये कौन सा है? p। वैसे d क्या होता है? d होता है डबल डम्बल। ये सब आप पढ़ोगे, ये ऑर्गेनिक नहीं, एक्चुअल में इनऑर्गेनिक है, ठीक है ना? तो इस तरीके से ब्लॉक्स होते हैं। अब ब्लॉक क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स हमें शेयर करने होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कार्बन हूं, मैंने अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे दिया, नहीं। हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में जाके क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनता है वही हम बताते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है। अगर कोई पूछे कि यार सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, तो सिग्मा बॉन्ड का मतलब हुआ यहां जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है एक्सियल ओवरलैपिंग। कैसी होती है बच्चों? एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। क्लियर बात समझ में आ रही है? एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कोई p ऑर्बिटल हो और इसी के एक्सिस में कोई s ऑर्बिटल क्या कर रहा हो? ओवरलैप कर रहा हो। तो इसे हम कैसी ऑर्बिटल बोलेंगे? एक्सियल ओवरलैपिंग। अब मान लो कि यहीं पर कुछ इस तरीके से रहा होता कि ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, यहां से s ऑर्बिटल ने एक ओवरलैप किया, यहां से एक s ऑर्बिटल ने किया, तो बताओ यहां पर कैसे ओवरलैपिंग हो रही है? यहां इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज एक्सियल ओवरलैपिंग।
और एक्सियल ओवरलैपिंग है, तो बताओ बच्चों यहां पर ये बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो सिंपल सी एक बेसिक चीज है कि अगर मेरे पास कभी भी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो वहां हमेशा क्या फॉर्म होता है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। एक और बॉन्डिंग होती है जिसे हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर एक्सियल नहीं होती बच्चों, यहाँ पर पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। अगर मैं बात करूँ पैरेलल का मतलब क्या हुआ? एक्सियल उसी की एक्सिस में, और एक होता है इक्विटोरियल, उसके अपोजिट, उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसको बोलते हैं इक्विटोरियल। तो वो कैसी होती है इसको थोड़ा सा यहाँ जान लो। मान लो मेरे पास कोई पी ऑर्बिटल है, ठीक है, और पी ऑर्बिटल ये भी है। अब इसके एक्सिस तो यही है भाई, एक्सिस तो यही है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं होती। ये क्या होती है? ये एक दूसरे को साझा देते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं? बेंड करके क्या करते हैं? गले मिलते हैं, ऐसा कर सकते हो, गले मिल रहे हैं। और इनके गले मिलने से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं बच्चों पाई बॉन्ड। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पाई बॉन्ड कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो चलो एक दो एग्जांपल करते हैं जिससे समझ में आए कि एक्चुअल में क्या है और क्या नहीं। फिर अपन हाइब्रिडाइजेशन पे दोबारा आएंगे। देख कैसे। मान लो बच्चों कि मेरे पास एक सी डबल बॉन्ड सी है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पाई बॉन्ड। क्लियर है? पाई बॉन्ड यहां पर कैसे हम काउंट करना चाहें तो मैं कह सकता हूं कि इस पाई बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए मेरे पास सी सिंगल बॉन्ड सी है, तो यहां पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो कोई भी बॉन्ड नंबर नहीं, तो बताओ ये बॉन्ड को मैं क्या बोलूंगा? सिग्मा बॉन्ड। किसी ने पूछा कि ये सिग्मा बॉन्ड बना कैसे सर, मुझे ये बताइए। तो मैंने आपको बताया सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। तो आप बता सकते हैं यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक सिग्मा बॉन्ड है। अगर मेरे पास मान लीजिए अगर पूरे ग्रुप में पूछता कि कितने सिग्मा बॉन्ड है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखें, मुझे पता है कार्बन की एक वैलेंसी तो कार्बन से जुड़ी है, इसको खोलना सीखा, अभी मैं आपको और स्ट्रक्चर बताऊंगा। कार्बन की एक वैलेंसी किससे जुड़ी है? कार्बन से जुड़ी है। इसका मतलब बाकी जो तीन वैलेंसी होंगी वहां पर क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन होगा बच्चों। वहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो बताओ अगर मैं इस मॉलिक्यूल को लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से ही तो इसको लिखूंगा। क्लियर कट बात समझ में आ रही है क्या? तो बताओ यहां पर कोई पूछे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 सिग्मा बॉन्ड। एक लास्ट चीज और आती है बच्चों, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। सी ट्रिपल बॉन्ड सी की बात करें तो इसको बोलते हैं बच्चों एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एल्केन। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एल्कीन। तो कोई पूछे एल्कीन बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई, तो क्या बोलोगे? 1 सिग्मा 1 पाई। कोई बोले एल्केन में कितने सिग्मा? 1 सिग्मा, क्योंकि कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। कोई पूछे ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन में, तो यहां होता है बच्चों 1 सिग्मा एंड 2 पाई। यहां कितने होते हैं? 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। क्लियर? अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो बताओ बच्चों इस कार्बन ने 3 वैलेंसी तो अपनी खो दी है, किसको? कार्बन में बॉन्ड बनाने पे। बची 1 वैलेंसी क्या होगा? हाइड्रोजन। तो मान लो किसी ने पूछा कि कितने बॉन्ड बना रहा है, तो भाई साहब बना तो ये 2 ही बॉन्ड रहा है ना, तो बताओ इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? 1 S 1 P। S तो आपको एक देना ही देना है, बचा कितना है? 1 पाई 1 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड को क्या दोगे? P। अगर यही मान लो 2 बॉन्ड होते तो P2 हो जाता है। जैसे यहाँ देखो इस कार्बन की बात करूं तो यहाँ हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? भाई वैलेंसी तो 2 बिजी है, 2 वैलेंसी बिजी है, मतलब बची हुई 2 वैलेंसी क्या होंगी? हाइड्रोजन होंगी। कोई पूछे बॉन्ड कितना बना रहा है? 1 2 3। एक तो मैंने S को दे दिया, बचे 2 किसको दूंगा? P को, तो sp2। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। इसकी बात करूं यहां पर 1 बॉन्ड है, बचे कितने बॉन्ड? 3। 3 का मतलब क्या होंगे यहाँ? हाइड्रोजन। इसका मतलब बच्चों कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। और 4 का मतलब एक तो S का हो गया, बचे कितने? 3। और तीनों किसके होंगे? sp3। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन मैं बता सकता हूं। क्लियर बात समझ में आ रही है क्या? अभी और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जिससे कि ये सारी चीजें हमें परफेक्ट क्लियर हो जाए। चलिए प्रैक्टिस करते हैं खूब सारी, जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए हमें सारी चीजें। ठीक है ना? चलिए बच्चों यहां पर हम कुछ अब बात करने वाले हैं डैश फॉर्मूला, condensed formula, and last one is line structure।
इसके बारे में आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जब भी स्ट्रक्चर्स आएंगे बच्चों, वो हमेशा 3 फॉर्मेट में आएंगे, और 3 फॉर्मेट कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए हम तीनों फॉर्मेट यहाँ पर सीखेंगे। एंड देन इसके बाद हम ये सीखेंगे कि यहाँ पर हम कैसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। आज इस सारी क्लास में अपन ये सब कुछ सीखने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना? तो घबराना नहीं है, जुड़े रहना है। देखिए, डैश फॉर्म का मतलब क्या होता है? हमें पूरा फॉर्मेट दिखाना होता है कि हाँ यहाँ पर ये बॉन्ड कनेक्टेड है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कार्बन है, तो कार्बन है, मान लीजिए किसी कार्बन के साथ जुड़ा है, तो यहाँ मैं इसके साथ अगर कुछ लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? इसकी बची वैलेंसीज लिख सकता हूँ। इसकी बची वैलेंसीज क्या होंगी? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ इसकी वैलेंसीज क्या होंगी? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ना दिखाया जाए तो क्या आप हाइड्रोजन समझ नहीं सकते कितने हाइड्रोजन है? बताइए, इस कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 4 में 1 तो बिजी थी, बाकी बची 3 क्या होंगी? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक वैलेंसी तो बिजी थी, बाकी बची क्या होंगी? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मान लीजिए किसी ने आपको कहा कार्बन है कार्बन है कार्बन है, अब बताओ एक कार्बन के पास वैलेंसी कितनी होती है? 4, एक तो बिजी है, इसका मतलब बची 3 क्या होंगी? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बीच वाले कार्बन देखो कितने बॉन्ड बिजी हैं? 1 2, तो बचे 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ एक तो बिजी है, एक बिजी है, तो बचे 3 क्या होंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो अगर आपको हाइड्रोजन ना भी दिया जाए तब भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। मान लीजिए बच्चों, इसको मुझे कंडेंस फॉर्म में लिखना होता है। कंडेंस फॉर्म का मतलब क्या हुआ? सब कुछ मिलाकर लिख दो। सब कुछ मिलाकर लिखने का मतलब क्या हुआ? इस कार्बन के पास कितने H है? 3, तो लिख दिया CH3। फिर सिग्मा बॉन्ड था, इसको क्या लिखना था? C, इसके पास कितने H थे? CH3। तो ये हो गया बच्चों इसका कंडेंस फॉर्म। तो कितना इजी है, देख समझ पा रहे हो आप? इसको बताओ क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH3। तो क्या लिखोगे बच्चों? CH3 CH2 CH3। ये इसका कंडेंस फॉर्म हो गया। अब बात करते हैं लाइन स्ट्रक्चर की। तो लाइन स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है बच्चों, कार्बन्स और कार्बन्स को हमेशा पॉइंट से दिखाते हैं, क्लियर? और इन पॉइंट्स को क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं। तो यही स्ट्रक्चर क्या होता है? लाइन स्ट्रक्चर होता है। कभी भी लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन शो नहीं करते। हाइड्रोजन का पता मुझे रहता है कि इतने हाइड्रोजन हैं, लेकिन कभी भी मैं उनको शो नहीं करूंगा। जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे, लेकिन मैं बनाऊंगा सिर्फ कैसे? सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करूंगा। सिर्फ क्या करूंगा? एक लाइन ड्रॉ करूंगा, जिससे कि मुझे पता हो यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, और इस कार्बन के पास 3 H भी हूं, ये भी मुझे पता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको कभी भी शो नहीं करते। कहाँ? लाइन स्ट्रक्चर्स में। तो क्लियर कर समझ में आया कि लाइन स्ट्रक्चर हम कैसे लिख रहे हैं बच्चों? तो बताओ इसका लाइन स्ट्रक्चर क्या होगा? ये होगा। अगर बात करें बच्चों, यहाँ पर 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब क्या हुआ? कुछ इस तरीके से। बताओ, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है। क्या मुझे हाइड्रोजन दिखाना है? नहीं, लेकिन मुझे पता है कि हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 3। यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 3। तो इन सब चीजों के बारे में मुझे पता रहता है, लेकिन मुझे लाइन स्ट्रक्चर में कभी दिखाना नहीं होता। एक एग्जांपल और करें बच्चों, देखें कैसे। जैसे मान लीजिए मेरे पास C और C है। अब मुझे डॉट डैश स्ट्रक्चर बनाना है, तो डैश में मुझे सब कुछ दिखाना होता है। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 होंगे। पता है क्यों? क्योंकि एक वैलेंसी तो इसकी कहाँ है? बिजी है, बाकी 3 कहाँ होंगी? हाइड्रोजन होंगी। मैंने 3 हाइड्रोजन क्यों बोला? क्योंकि यार वैलेंसी ही 4 होती हैं, एक बिजी है, तो बचे कितनी? 3। इसका मतलब यहाँ कितने होंगे? 3 हाइड्रोजन। यहाँ की बात करें कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। क्यों? 2 वैलेंसी बिजी है, बचे 2 कितने होंगे? हाइड्रोजन। यहाँ भी 2 वैलेंसी बिजी है, बचे कितने? हाइड्रोजन। 2। यहाँ कितनी वैलेंसी बिजी है? 1, बचे कितने? 3। तो बताओ, ये हो गया इसका डैश स्ट्रक्चर। कोई बोले यार इसका कंडेंस फॉर्म बताओ, क्या लिखोगे? CH3 CH2 CH2 CH3। क्या लिखोगे? CH3 CH2 CH2 CH3। कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर? कितने कार्बन है? 4। तो ऐसे करके 4 बना दिया। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और ये भी कार्बन। तो समझ में आया? समझ में आया कैसे मैं यहाँ पर कार्बन्स को दिखा रहा हूँ, कैसे मैं लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे मैं चीजों को बना रहा हूँ। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए और प्रैक्टिस करते हैं और समझ में आएगा। क्लियर? देखिए, तो आपको समझ में आया कि डैश स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? सब कुछ दिखाना होता है। लाइन स्ट्रक्चर में कभी भी ना कार्बन शो करने होते हैं, ना ही कभी भी हाइड्रोजन शो करने होते हैं। हमें पता होता है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक्चुअल में क्या है? कार्बन है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी क्या है? कार्बन है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए देखिए और बनाते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक साइक्लिक फॉर्म होता, मान लीजिए ऐसे करके एक साइक्लिक फॉर्म होता।
साइक्लिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब मान लो मुझे डैश फॉर्म बनाना है तो मुझे सब कुछ दिखाना पड़ेगा, हाइड्रोजन वगैरह सब कुछ दिखाने पड़ेंगे। यहाँ कितने हाइड्रोजन कोई बता सकता है? भाई 2 वैलेंसी बिजी है, 2 वैलेंसी बची है, तो बताओ बची 2 वैलेंसी क्या होंगी? हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन दिखा दिया। यहाँ 2 वैलेंसी बिजी है, बची 2 वैलेंसी क्या होंगे? हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। इस तरीके से मैं हाइड्रोजन यहाँ पर दिखा सकता हूँ। कोई बोले कि भाई कंडेंस फॉर्म बताओ, तो कंडेंस फॉर्म क्या होगा? CH2 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 और ये कंडेंस कर दिया, तो ये क्या होगा? कंडेंस फॉर्म। बताओ इसका लाइन स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? ना कार्बन दिखाना है ना हाइड्रोजन दिखाना है। क्लियर कर, समझ में आया? चलो इसका बनाओ जरा, मुझे बताओ अगर मुझे लाइन स्ट्रक्चर दिया हो, क्या मैं कंडेंस फॉर्म निकाल सकता हूं? क्या मैं डैश फॉर्म निकाल सकता हूं? बिल्कुल। देखो कैसे, इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है? 2 वैलेंसी तो बिजी है, बची 2 वैलेंसी क्या होंगी? हाइड्रोजन होंगी। वैसे ही यहां भी होंगी, वैसे ही यहां होंगी, वैसे ही यहां होंगी। तो मैं कंडेंस फॉर्म में ऐसे बनाकर लिख सकता हूं, और हर जगह क्या लिख सकता हूं? CH2 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 और CH2 लिख सकता हूं। कोई पूछे भैया इसका डैश फॉर्म बताओ, बोले लो भैया डैश फॉर्म। कार्बन कार्बन तो लिखना ही था, तो कार्बन कार्बन तो है ही, लेकिन कार्बन के साथ क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन होंगे। तो इस तरीके से मुझे कुछ भी दिया हो, मैं कैसा भी फॉर्मेट बना सकता हूं। तो क्लियर कट बात समझ में आई कि कैसे मैं चीजों को ड्रॉ कर रहा हूं, कैसे नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए यहां पर बात करते हैं और कुछ और किसी एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए जैसे मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास दिया होता एक कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है और सिंगल बॉन्ड कार्बन है। अब बताइए मुझे हाइड्रोजन अगर शो करना होता तो यहां मैं कितने हाइड्रोजन लगाता? आप सब जान पा रहे हो, 1 वैलेंसी बिजी है, बची 3 वैलेंसीज क्या होंगी? हाइड्रोजन होंगी। क्लियर है? 3 वैलेंसी चली गई, बची 1 वैलेंसी क्या होगी? हाइड्रोजन होगी। 2 वैलेंसी चली गई, बची 2 वैलेंसी क्या होंगी? हाइड्रोजन होंगी। आप उस कार्बन को देखो और उस कार्बन की कितनी वैलेंसीज बिजी हैं आप उसको देखो, और फिर आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्लियर, समझ में आया? तो बताओ इसका कंडेंस फॉर्म क्या लिखूंगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्या लिखोगे? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। जितना था उतना लिख दिया। किसी ने कहा लाइन स्ट्रक्चर बनाओ, मैंने कहा लो भैया लाइन स्ट्रक्चर। पाई बॉन्ड कहाँ था? यहाँ, तो मैंने इसको पाई बॉन्ड बना दिया। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो और करते हैं। मान लो मेरे पास यहीं पर C ट्रिपल बॉन्ड C आ जाता। बताओ हाइड्रोजन लगाना हो तो यहाँ मैं कितने हाइड्रोजन लगाऊं? 1, क्योंकि यहाँ पर 1 वैलेंसी ही फ्री है। यहाँ कितने हाइड्रोजन लगाऊं? 1 यहाँ, 3 यहाँ, 4 के चारों बिजी, इसका मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं बचा। 1 वैलेंसी है तो बची 3 वैलेंसीज क्या होंगी? हाइड्रोजन 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 होंगी। तो समझ में आया कैसे बनाया? बताओ इसका कंडेंस फॉर्म क्या होगा? CH3, बीच में कोई कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास 1 है, तो क्या लिखोगे? CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या हो गया? इसका कंडेंस फॉर्म हो गया। कोई बोले लाइन स्ट्रक्चर, 3 कार्बन थे, 3 कार्बन बना लिए। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था तो मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। क्लियर, कैसे भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक स्ट्रक्चर और देता हूँ। मान लो मेरे पास ऐसा है, कुछ ऐसा है। अब मुझे बनाना है तो मैं कार्बन कहाँ कहाँ लगाऊंगा? मुझे पता है कार्बन 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 और कार्बन है। बताओ यहाँ हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 वैलेंसी बिजी है तो बची 1 वैलेंसी क्या होगी? हाइड्रोजन। 3 वैलेंसी बिजी है, बची 1 वैलेंसी क्या होगी? हाइड्रोजन। 2 वैलेंसी बिजी है, बची 2 वैलेंसी क्या होंगी? हाइड्रोजन। 2 वैलेंसी बिजी है, बची 2 वैलेंसी क्या होंगी? हाइड्रोजन। तो इस तरीके से मैं हाइड्रोजन लगा सकता हूँ। मुझे कोई बोले कंडेंस फॉर्म CH2 CH CH CH2, तो क्या लिखूंगा? CH2 CH2 CH और CH, जोड़ दूंगा इनको मैं, लो खत्म। किसी ने बोला स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बना सकता हूँ लाइन स्ट्रक्चर? ये लो। तो सिंपल हो गया कैसे मैं स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा हूँ। प्रैक्टिस समझ में आ रही है? चलिए और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाए, कभी भी इस तरीके से भी कुछ दे सकता है। इसे नाम बोलते हैं बच्चों बेंजीन। इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन। बहुत फेमस नाम है, आप ध्यान रखना, आगे आपकी लाइफ में बेंजीन ही बेंजीन आनी है।
गोल गोल घूमोगे, ठीक है ना, तो क्या कहलाओगे, बेंजीन। तो गोल गोल नहीं घूमना है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी, 1 2 3, बची एक वैलेंसी क्या होगी, हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करें तो कितनी, 2 बिजी है, एक यहाँ से बिजी है, 3 बिजी हो गई, बची एक। इस कार्बन के पास भी 3 बिजी है, बची एक। इसके पास भी बची एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक। क्या लिखोगे, देखो अगर मुझे कंडेंस लिखना होता तो सब जगह CH 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 और CH आता और इनको आपस में जोड़ देते, और बीच में क्या है, पाई बॉन्ड है, इनमें पाई बॉन्ड लगा देते हैं। तो क्लियर समझ में आया कैसे बनाया। लाइन स्ट्रक्चर बनाना होता तो लाइन में ना कार्बन शो करते हैं और ना ही हाइड्रोजन शो करते हैं, तो ये भी बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कुछ रेजोनेंस भी होता है। आपने कभी रेजोनेंस नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, लेकिन ऐसा समझो कि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि ये कभी कभी क्या होता है, एक दूसरे से ओवरलैप इतनी जल्दी जल्दी करते हैं कि एकदम गोल गोल घुमाई देते हैं। तो कभी भी इसको ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। क्लियर, ऐसा मतलब ये है कि ये पाई बॉन्ड हर जगह घूम रहा है। ये आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में 1 2 लेक्चर ऐसे होते हैं कि आपको कुछ नया लगता है, लेकिन जब आप रिलेट करने लगते हो चीजों से तो आपको इजी भी लगने लगते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं, मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाए। मान लो मुझे क्या दिखाना है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन तो मुझे पता है यही होंगे, हाइड्रोजन एक होगा, एक होगा, एक होगा, एक होगा। क्यों एक होगा भाई, 3 तो बिजी है, बचा एक ही ना, और हर जगह वही है। इसका मतलब मुझे यहाँ बनाना होता तो क्या बनाता, CH 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 CH। यहाँ किससे जुड़ा था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना दिया। मुझे लाइन स्ट्रक्चर बनाना होता तो मैं क्या करता, सिंपल बॉन्ड बनाता, ये बना देता। तो इस तरीके से मैंने समझा कि लाइन स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, डैश फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, कंडेंस फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, इन सब चीजों से मैंने ये चीज सीखी। क्लियर है। चलिए 1 2 चीजें और सीख लेते हैं इसमें। जैसे कभी कभी ऑक्सीजन भी यूज कर लेता है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो जाएगा। भाई अभी तो हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। वैलेंसीज के बारे में आप दिक्कत ना लें, आप इनऑर्गेनिक जैसे ही पढ़ेंगे वैसे आपको पहले चैप्टर में ही वैलेंसीज सिखाई जाती है। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। मान लीजिए मुझे डैश फॉर्मूला करना है, किसका, ऑक्सीजन, इनका करना है मान लीजिए। तो बताइए यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कार्बन के पास कितनी वैलेंसी बची, 4, 4 में 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। यहाँ भी 4 में 2 तो बना ही है, बाकी 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर बना सकता हूँ। अब मान लीजिए मुझे कंडेंस फॉर्म लिखना होता तो मैं क्या लिखता, O CH2 और ये बॉन्ड बनाया था। तो ये क्या होता है, इसका कंडेंस फॉर्म हो जाता। अगर कोई बोलता लाइन स्ट्रक्चर बनाओ तो कुछ नहीं, मैं सिर्फ हमें कार्बन्स को नहीं ऐड करना होता है, बस यही चीजें हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास ऐसा कुछ होता, नाइट्रोजन होता, तो क्या करना है, मुझे पता है नाइट्रोजन तो है ही अपने पास। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाता है और 1 लोन पर रखता है, जिसकी वजह से यहाँ पर 1 हाइड्रोजन भी आता है। ये चीजें आप सब इनऑर्गेनिक में शुरुआत में पढ़ने वाले हो, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप घबराना नहीं है, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आपको कैसे समझना होता है चीजों को वैसे ही अपन समझेंगे। कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी बिजी है, बची 2 वैलेंसीज क्या होंगी, हाइड्रोजन होंगी। कभी भी जो बची वैलेंसीज होती है वो हमेशा क्या होती है बच्चों, हाइड्रोजन होती है, ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बताएं मुझे इस कार्बन की 3 वैलेंसी बिजी है तो बची 1 क्या होगी, हाइड्रोजन होगी। यहाँ भी इसकी 3 बिजी है तो बची 1 क्या होगी, हाइड्रोजन होगी। तो इस तरीके से मैं इसको कंडेंस कर सकता हूँ। कैसे, नाइट्रोजन है H, इसके पास क्या है CH2 है, इसके पास क्या है CH है, इसके पास CH है, और यहाँ पर मैंने चीजों को जोड़ दिया, यहाँ पर पाई बॉन्ड लगा है। क्लियर। मुझे लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता तो मैं क्या करता, सिंपल 4 बनाता। कार्बन मुझे दिखाने नहीं होते, हाइड्रोजन मुझे दिखाने नहीं होते, तो मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकता था। तो आपको ओवरऑल समझ में आया कि कैसे मैंने चीजों को बताया, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। चलिए इसके आगे बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर कि कैसे कैसे कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे कंपाउंड होते हैं। हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कुछ कंपाउंड्स के बारे में। जैसे साइक्लिक कंपाउंड की बात करें हम यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने ओपन चेन में देखा कि कैसे ओपन चेन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बनते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स 2 टाइप के होते हैं बच्चों। पहला होता है होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है बच्चों हेट्रोसाइक्लिक। क्या होता है, एक होता है बच्चों होमोसाइक्लिक और एक होता है बच्चों हेट्रोसाइक्लिक।
अगर आप वर्डिंग पे जाओ तो वर्डिंग पे ही सब कुछ क्लियर हो रहा है कि भाई साहब होमोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ। होमोसाइक्लिक का मतलब हुआ, होमो का मतलब होता है सेम, और साइक्लिक का मतलब साइक्लिक। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ सेम से है, यहाँ सेम किस चीज को डिनोट कर रहा है, कार्बन्स को। किसको डिनोट कर रहा है, कार्बन्स को। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर किसी साइक्लिक फॉर्म में जो रिंग पर अटैच एटम है, रिंग पर जो ये एटम है जिनसे ये रिंग मिलकर बनी है, अगर ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन होंगे तो इन्हें हम बोलते हैं बच्चों होमोसाइक्लिक रिंग। क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास कार्बन से मिलकर रिंग तो बनी है, लेकिन कार्बन से जुड़ा हुआ NH2 ग्रुप है मान लीजिए, यहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप है मान लीजिए, तो बताओ रिंग किससे बनी है, रिंग तो सिर्फ कार्बन से बनी है ना, और रिंग जिससे बनी होती है वही चीज यहाँ पर शो करना है, किसको, कार्बन को। अगर सिर्फ कार्बन से मिलकर बनी है तो इसे हम बोलेंगे बच्चों होमोसाइक्लिक रिंग। क्लियर है। तो रिंग कंटेन्स ओनली कार्बन एटम। कहाँ, सरफेस पे। कभी भी सरफेस से जुड़े हुए वैलेंसीज को हम नहीं देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ऐसे करके ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH2 CO CH2 और CH2। बताइए, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो इस तरीके से लिखा हो तो आप कंफ्यूज ना हो कि यार यहाँ तो ऑक्सीजन है, अरे भाई ये ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, इसकी वैलेंसी पे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब रिंग के बाहर जुड़ा है, रिंग के अंदर तो नहीं जुड़ा। रिंग जिससे बनी होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, कार्बन। तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, होमोसाइक्लिक रिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि होमोसाइक्लिक रिंग हम किसे कहते हैं। चलिए बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक की। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब हुआ बच्चों, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। अब डिफरेंट किसकी बात कर रहा है, किससे डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए कार्बन से। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा कि यहां मैंने नाइट्रोजन लगा दिया, अब ये साइक्लिक कार्बन से मिलकर तो बनी है लेकिन नाइट्रोजन से भी मिलकर बनी है, तो बताओ सारे एटम सेम तो नहीं हुए, इसीलिए हेट्रो को क्या बोलते हैं, डिफरेंट। और साइक्लिक का मतलब साइक्लिक, इसका मतलब कार्बन के अलावा अगर कोई ग्रुप आ गया तो इसको मैं बच्चों बोलूंगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलूंगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर। अगर कोई पूछे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो है, ठीक है, मुझे हेट्रोसाइक्लिक एटम बताओ, तो हेट्रोसाइक्लिक एटम की अगर बात करें तो बताओ जो कार्बन के अलावा है वही क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक एटम होगा। कोई पूछे नंबर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक एटम तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक एटम, HCA, हेट्रोसाइक्लिक एटम, क्या बोलोगे, एक। क्लियर बात समझ में आई क्या, हेट्रोसाइक्लिक है या होमोसाइक्लिक है, समझ में आया। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कार्बन के अलावा अगर कोई ग्रुप लगा है कहाँ, रिंग के सरफेस पे, तो उसे हम कहते हैं बच्चों हेट्रोसाइक्लिक एटम। क्लियर है। चलो कुछ एग्जांपल करते हैं, उस एग्जांपल से मुझे बिल्कुल क्लियर हो जाना है कि एक्चुअल में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। अगर आप किसी के नाम पे जाओगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार, होमो का मतलब सही सर बताए थे, होमो का मतलब होता है सेम, और साइक्लिक का मतलब होता है साइक्लिक। इसका मतलब अगर साइक्लिक सिर्फ कार्बन से बनी है तो उसे हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक रिंग, अगर साइक्लिक रिंग सिर्फ कार्बन के अलावा किसी और से भी बनी है तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक रिंग। जैसे एग्जांपल, मुझे बताओ क्या ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है, बताओ जरा। तो बच्चों हमने यहां पर देखा कि कैसे हम होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक बता रहे थे। अब ये ऑप्शन, ये कुछ क्वेश्चन है आपके पास, आप बताओ मुझे कौन सी होमोसाइक्लिक है और कौन सी हेट्रोसाइक्लिक है। पहले बात करते हैं इसकी, मुझे बताओ बच्चों क्या ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है। कार्बन के अलावा साइक्लिक में कुछ और है क्या, बिल्कुल नाइट्रोजन है, इसका मतलब बच्चों ये क्या हो गई, हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर बात समझ में आई, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ। यहां बच्चों बात करते हैं, मान लो मेरे पास क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है, सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक में कौन से एटम है, कार्बन कार्बन कार्बन, क्या इसके अलावा कुछ है, नहीं, क्या बोलोगे, होमोसाइक्लिक।
यहां बात करते हैं। देखने में आपको लग रहा होगा कुछ, क्या इसको मैं सही से बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। क्या इसको सही से बनाने में क्या कुछ इस तरीके का फिगर बनकर आएगा? सी डबल बॉन्ड ओ, सी ओ का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ, बाकी सब ग्रुप सी सी सी। मुझे बताओ रिंग में कौन कौन से एटम है? सिर्फ कार्बन कार्बन कार्बन, तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों इसको? होमोसाइक्लिक। क्या बोलूंगा? होमोसाइक्लिक। यहां बताओ बच्चों, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, ये है बच्चों क्या? होमो या हेट्रो? हेट्रो, क्योंकि कार्बन के अलावा भी क्या है? एटम्स है। तो ये क्या हो गई बच्चों? हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गई। अब कोई पूछ लेता कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग में कितने हेट्रोसाइक्लिक एटम है, तो कार्बन को छोड़ के जो भी एटम है वो क्या है? हेट्रोसाइक्लिक एटम है। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर? नंबर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक एटम इज इक्वल टू 2। क्लियर, समझ में आया? यहां हेट्रोसाइक्लिक एटम कितने? भाई हेट्रोसाइक्लिक है ही नहीं, तो हेट्रोसाइक्लिक एटम ही नहीं है। यहां होमोसाइक्लिक है, यहां हेट्रोसाइक्लिक है। कितने एटम हेट्रोसाइक्लिक है? सिर्फ और सिर्फ एक। तो यहां क्या लिखता? नंबर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक एटम इज इक्वल टू 1। क्लियर, समझ में आया? हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक बढ़िया समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपन काउंट करने वाले हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। देखो कैसे, इसकी प्रैक्टिस भी अपन आगे करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने सीखा ना, कैसे सीखा? देखो कैसे। मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप होता, ऐसे होता, और मुझसे पूछता, सबसे पहली चीज ये पूछता हाइब्रिडाइजेशन। मान लो मुझसे कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछता, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो सबसे पहले मैं ये देखता कि कार्बन, मैंने आपको सिखाया कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है। भाई कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना रहा है पूरे पूरे, इसका मतलब sp3। कार्बन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो क्या बोलोगे? sp2। कार्बन अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो क्या बोलोगे? sp1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 and 3 4। तो इस तरीके से ये चीजें डिवाइड होती हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ सबसे पहले हाइड्रोजन कितने होंगे? क्या मैं अब हाइड्रोजन बहुत अच्छे से बना सकता हूं? मैं अब जल्दी जल्दी बना सकता हूं क्या? बिल्कुल बना सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है 2 वैलेंसी बिजी है, बची 2 क्या होंगी? हाइड्रोजन। यहाँ 3 बिजी है तो बची 1 क्या होगी? हाइड्रोजन। 2 बिजी है, इसका मतलब 2 क्या होंगी? हाइड्रोजन। क्लियर? अब बताओ ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4, क्या बोलोगे? sp3। ये कितने बना रहा है? 1 2 3 4, क्या बोलोगे? sp3। 1 2 3, इसको 2 नहीं काउंट करना है, बॉन्ड तो एक ही है ना। 1 2 3, 3 बॉन्ड का मतलब sp2। यहां कितना बना रहा है? 1 2 3, क्या बोलोगे? sp2। क्लियर हो गया? चलो अब मुझे इसमें बताओ जरा, हाइब्रिडाइजेशन बताना है हर एक कार्बन एटम का। क्या मुझे सबसे पहले देखना है कितने बॉन्ड बना रहा है? किसी ने कहा 1 2 sp, नहीं बच्चों, पहले आपको हाइड्रोजन जरूर बनाने हैं। क्या 3 वैलेंसी बिजी है? 1 क्या होगी? हाइड्रोजन। क्या ऐसे हर जगह हाइड्रोजन होगी? एक बार अगर आप हाइड्रोजन बना लिए फिर आपको दिक्कत नहीं होनी। मुझे बताओ अब क्या होगा? यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, बताओ। 1 2 3, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। आपको इसको 2 नहीं गिनना है बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखो। 1 2 3, 3 का मतलब बच्चों sp2। यहां भी sp2, यहां भी sp2, यहां भी sp2, यहां भी sp2 और यहां भी sp2। क्या मैं आप समझ सकता हूं मैं sp2 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हर कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा? sp2 लिख दिया। चलो 1 2 प्रैक्टिस और करो, खूब सारी प्रैक्टिस करो जिससे गलती बिल्कुल भी ना हो। चलो मुझे हर कार्बन एटम के बारे में बताओ, और ऐसे बताओ कि मुझे हाइड्रोजन लिखना ही ना पड़े। चलो एक तगड़ा तरीका सीखते हैं, हाइड्रोजन लिखने की अब जरूरत भी नहीं है। मुझे बताओ क्या ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, बाकी बच्चे 3 क्या होंगे? बाकी बच्चे 3 क्या होंगे? हाइड्रोजन। इसका मतलब डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं इसको sp3। डबल बॉन्ड को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं sp2, sp2। डायरेक्ट लिख सकता हूं sp3, sp3। किसी ने कहा क्यों? भाई सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? बची वैलेंसीज क्या होंगी? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होंगी। इसका मतलब 1 2 3 4, 4 का मतलब क्या हुआ? sp3। ऐसे ही 2 हाइड्रोजन होंगे,
1 2 3 4 क्या हुआ sp3। यहां पर देखा 2 तो ये बॉन्ड है, इसका मतलब इसे काउंट कितना करोगे, एक बॉन्ड ही, ये एक है, बची एक वैलेंसी क्या होगी हाइड्रोजन, 1 2 3 3 को क्या बोलोगे sp2। इसका मतलब कभी भी डबल बॉन्ड C है sp2, C सिंगल बॉन्ड C है sp3 और C ट्रिपल बॉन्ड C है तो sp। देखो कैसे sp का एग्जांपल देखो कैसे, मान लो मेरे पास ये होता, मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले हाइड्रोजन लगा लो हाइड्रोजन। क्या आप हाइड्रोजन लगाना सीख गए हैं, बिल्कुल सीख गए हैं। H सॉरी बच्चों, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, चारों पे चारों वैलेंसीज क्या है, बिजी है, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ नहीं होगा। यहाँ 3 वैलेंसी बिजी है, 1 वैलेंसी क्या होगी हाइड्रोजन। अब आपको काउंट करने हैं कि कौन कितने बॉन्ड बना रहा है। क्या ये 4 बॉन्ड बना रहा है, सीधे मैंने sp3 लिख दिया। ये 1 बॉन्ड और पूरा 1 बॉन्ड तो कितने होगा, 2 का मतलब क्या हो बच्चों sp। यहाँ की बात करें एक ये है, बाकी एक पूरा ये है, 2 बॉन्ड मतलब sp। इसीलिए मैंने कहा कि C ट्रिपल बॉन्ड देखते ही मैं क्या कर सकता हूँ, इसको sp कर सकता हूँ, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। तो चलो एक लास्ट एग्जांपल यहाँ और करो तगड़ा वाला, और अब मुझे बिना हाइड्रोजन लगाए बताओ कि कौन कौन क्या क्या है। ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन sp, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन sp, सिंगल बॉन्ड कार्बन sp3, डबल बॉन्ड कार्बन sp2, डबल बॉन्ड कार्बन sp2। तो क्या इस तरीके से मैं हाइब्रिडाइजेशन लिख सकता हूं, बिल्कुल। चलिए हाइब्रिडाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया बढ़िया से। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मेरे पास अब मुझसे पूछता कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे निकालेंगे। चलिए बात करते हैं इसकी। मैंने आपको बताया था C सिंगल बॉन्ड C है, मान लीजिए C सिंगल बॉन्ड C है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है। अगर मैं बात करूं C डबल बॉन्ड C की, तो बच्चों इसको बोलते हैं एल्कीन, और एल्कीन में होता है बच्चों 1 सिग्मा 1 पाई। इसी तरीके से एल्काइन में बच्चों इसमें बोलते हैं 1 सिग्मा 2 पाई। ध्यान रखना आप ये 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ सिर्फ 1 सिग्मा। तो अगर मान लीजिए मुझे कोई कहता कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कोई मुझसे कहता कि सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, तो सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, C सिंगल बॉन्ड H भी हो सकता है, C सिंगल बॉन्ड C भी हो सकता है। तो अगर मेरे पास स्ट्रक्चर मान लीजिए ऐसा दिया होता सिर्फ एक लाइन खींच के, तो क्या आप समझ सकते थे कि यहाँ लाइन के आसपास क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, और कितने हाइड्रोजन होंगे ये भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। क्या यही स्ट्रक्चर तो मैंने बनाया, तो कैसे भी करके वो पूछ सकता है। अब मुझे बताओ सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों यहां मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बच्चों, 7। क्लियर। चलिए और करते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहां पर होते हैं C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C होता। अब मुझे क्या करना होता है, पहले मुझे हाइड्रोजन लिखना होता है। हाइड्रोजन लिखना है तो मैंने लिख लिया हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा और यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, लिख लिया। अब मैंने देखा कि यार हाइड्रोजन तो लिख लिया, क्या मुझे अब सिंगल बॉन्ड काउंट करने, और सिंगल बॉन्ड आपको जब काउंट करने तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5। इस डबल बॉन्ड में मैंने आपको बताया 1 सिग्मा 1 पाई होता है, इसलिए आप इस सिग्मा बॉन्ड के सिंगल को भी काउंट करोगे, ये भी काउंट करोगे और ये भी काउंट करोगे। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं लिख सकता हूं यहां सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बच्चों, 8। पाई बॉन्ड कितने हैं, क्या मुझे सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो क्या लिखोगे 1 पाई बॉन्ड। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं जिससे खूब सारा अच्छा सा हमें ज्ञान हो जाए। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से फिगर होता, बोलता सिग्मा बॉन्ड बताओ और पाई बॉन्ड बताओ।
क्या मैं स्ट्रक्चर देख के बता सकता हूँ कितने सिग्मा है कितने पाई? नहीं, मुझे कम से कम क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। अगर मैं हाइड्रोजन इसमें सब में लगाऊं तो क्या हर जगह 2 हाइड्रोजन लगेंगे? क्यों लगेंगे? क्योंकि बच्चों यहाँ वैलेंसीज कितनी बची होंगी? 2 बची होंगी। जब 2 वैलेंसीज बची है बाहर में, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या होंगी? हाइड्रोजन होंगी। भाई एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2, तो बची 2 वैलेंसीज क्या होंगी? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही होंगी, इसलिए मैंने इसको बना लिया। अब मुझे काउंट करना है, तो पहले मैं काउंट कर लूंगा सिंगल बॉन्ड ये वाले, अंदर वाले कितने? 6, और सब बाहर वाले काउंट करूंगा तो एक कार्बन पे 2 है, तो 6 कार्बन पे कितने होंगे? 12, और 12 और 6 कितने हो गए बच्चों? 18। ये कौन से हैं? CH वाले, और ये कौन से हैं? CC वाले। तो बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 18 सिग्मा बॉन्ड होंगे। क्या क्लियर हो रहा है सब कुछ? अब बताओ यहाँ पर, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया होता स्ट्रक्चर, क्या सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर में H लगाता? तो बच्चों बताओ कैसे H लगाता? क्या सबसे पहले मैं ये देखता कार्बन की कितनी वैलेंसी बिजी है? 1, तो बाकी 3 क्या होंगे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होगी। यहाँ कोई भी वैलेंसी नहीं होगी क्योंकि चारों बिजी है। यहाँ एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि एक वैलेंसी ही फ्री है। मुझे बताओ सिग्मा बॉन्ड, क्या सिग्मा बॉन्ड गिनने के लिए मुझे सिर्फ सिंगल बॉन्ड गिनने पड़ते हैं? सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 1, 2, 3, 4, यहाँ 1, 5, यहाँ 6। इसमें से एक ही काउंट करना है। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होता है, तो यहाँ 1 सिग्मा तो काउंट करोगे ही करोगे ना। तो 3 ये हो गए, 4, 5, 6, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 6। कोई पूछे पाई बॉन्ड बताओ कितने हैं भाई? ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं बच्चा? 2, तो क्या लिख दोगे? 2 पाई बॉन्ड। तो क्या क्लियर हो गया सिग्मा और पाई? चलिए और एग्जाम्पल करते हैं और क्लियर करते हैं। कितना मिनट हो गया? ठीक। चलिए यहां मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, यहां मैं सिग्मा बॉन्ड लिख रहा हूं, और यहां मैं पाई बॉन्ड लिख रहा हूं। चलिए अच्छे से करते हैं, इसकी प्रैक्टिस अपन करते रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत है, इसलिए हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। प्रैक्टिस करते चलेंगे, इसके साथ साथ हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर कर लेंगे। चलिए यहाँ पर बताइए, अगर मुझसे कोई पूछता कि यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो मैं क्या करता? सबसे पहले हाइड्रोजन को बनाता। हाइड्रोजन बनाने का मतलब क्या हुआ? यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2। अब मुझे ना बताना पड़े कि मैं यहाँ 2 क्यों लिख रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कैसे हम हाइड्रोजन को सेट करते हैं। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? ध्यान दीजिए आप। तो मुझे बताया हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर। क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है। इसका मतलब ये जो भी 10 सिग्मा बॉन्ड है, क्या ये हाइड्रोजन से मिलकर बन रहा है? इसका मतलब मैं कह सकता हूं बच्चों, जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या है? C सिंगल बॉन्ड C भी हो सकते हैं, CH बॉन्ड भी हो सकते हैं। इनको ऐड करके हमें लिखना होता है। तो मुझे बताओ, क्या मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 तो सिग्मा बॉन्ड कौन से हो गए? CH वाले हो गए। CC वाले देखो कितने? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो मैं लिख सकता हूँ CC बॉन्ड कितने हैं? 6। तो 10 और 6 कितने हो गए बच्चों यहाँ पर? 16। तो मैं टोटल सिग्मा बॉन्ड कह सकता हूँ कितने हो गए? 16। अगर कोई मुझसे कहता कि पाई बॉन्ड बताओ, तो पाई बॉन्ड में कितने लिखता? सिर्फ और सिर्फ 1। तो इस तरीके से हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का पता लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत ही आराम से चलना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ कि सिग्मा बॉन्ड कितने थे? 16 एंड पाई बॉन्ड कितने थे? 1। क्लियर? समझ में आया? चलो दूसरी बात करते हैं। मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड होता। अब मुझसे कोई पूछता सिग्मा बॉन्ड बताओ और पाई बॉन्ड बताओ, तो अब हाइड्रोजन को तुम अपने माइंड में गिनो, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम थोड़े से बड़े हो गए, अब तुम्हें बनाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो मुझे बताओ माइंड में कैसे करोगे? यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। यहाँ कितने होंगे? 1। यहाँ कितने होंगे? 1। यहाँ कितने होंगे? 1। यहाँ भी कितने होंगे? 1। इनको गिनो कितने हैं ये? 6 तो कौन से हो गए? CH बॉन्ड वाले कितने हो गए? 6 सिग्मा। CC वाले देखो 1, 2, 3, 4, 5। तो CC बॉन्ड कितने हो गए? 5 हो गए। दोनों को जोड़ दो भैया, क्या हो गए?
11। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 11। पाई बॉन्ड की अगर बात करूं तो पाई बॉन्ड कितने हैं बच्चों, गिन के बताओ, 1 और 1, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए 2। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 11 और पाई बॉन्ड कितने हैं बच्चों 2। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 11 और पाई बॉन्ड कितने हैं 2। तो इस स्ट्रक्चर को आपको क्लियर समझ में आ रहा है कैसे हम यहाँ पर सिग्मा और पाई लिख रहे हैं, क्लियर है। चलिए आगे एग्जांपल करते हैं और क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहे बच्चों, कभी भी गलती नहीं होनी है और बहुत अच्छे से हम चीजों को सीख जाएंगे। चलिए मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालें, उसके बाद सिग्मा और पाई निकालें। हाइब्रिडाइजेशन बताएं, यहां क्या होगा sp3, यहां भी सिंगल बॉन्ड है sp3, यहां डबल बॉन्ड आ गया sp2, यहां डबल बॉन्ड आ गया sp2, यहां सिंगल बॉन्ड है sp3, यहां ट्रिपल बॉन्ड है sp आ गया, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड है sp आ गया। क्या आपने एक बार हाइब्रिडेशन सीख लिया। अब बताएं, अगर मुझे सिग्मा पाई गिनने होते तो क्या मैं सबसे पहले हाइड्रोजन लिखता, बिल्कुल लिखता। अगर मुझे हाइड्रोजन लिखना है तो बताओ यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 1, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। क्या आपने हाइड्रोजन काउंट कर लिए, हाइड्रोजन काउंट कर लिए। तो अब बताओ यहाँ CH बॉन्ड किस में आएंगे, सिग्मा में ही आएंगे, जो मैंने 3 लिखे, कितने 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10। तो CH बॉन्ड कितने हैं 10 है। CC बॉन्ड देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो CC बॉन्ड कितने हो गए 6 बॉन्ड हो गए। ये सब किस में इंक्लूड होंगे, सिग्मा बॉन्ड में। तो बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने लिख दूं यहाँ पर 16। अगर मैं बात करूं पाई बॉन्ड की तो बताओ पाई बॉन्ड 1 यहाँ है और ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं 2 पाई 1 सिग्मा। तो बताओ 2 पाई और 1 पाई मिलके कितने हो गए 3। तो मैं लिख सकता हूं पाई बॉन्ड कितने हैं बच्चों यहाँ पर 3।